welcome back to the channel. Today in this video we will be continuing the orthodontic synopsis that we have started earlier. Earlier I have posted two videos of orthodontic synopsis and this is the third video of synopsis of orthodontics, and in this video we will be discussing about various curves, some other terminologies and lots more. So the people who are new on my channel, I just want to tell you that this channel is basically for those who are doing their BDS, dentistry, as well as want to pursue higher courses like MDS and some other courses also. So this is basically the preparation. So all the 20 subjects will be covered in this particular chapter, particular channel, and you can subscribe to my channel so that whenever I release a video, you get notified. So without wasting any time, let's get started. और अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी कमी लग रही है या कोई डाउट है या कोई क्वालिटी साउंड की या मतलब या क्लियर नहीं है अगर कोई पिक्चर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने स्टेबल तक पढ़ा था, ग्रोवर्स तक पढ़ा था. अब हम सैडल एंगल इसमें पढ़ने वाले हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय दी joining nasion, sala and articular for assessment of relationship between anterior and posterior cranial bases. Thus, a larger saddle angle signifies a mandible that is posteriorly positioned with respect to cranial base and maxilla. Larger saddle angles are difficult to influence with functional therapy. मैं छोटी सी एक बात बता देती हूँ. सैडल एंगल अगर आप देखो तो जो सेफलोमेट्रिक पॉइंट्स अगर बनाते हैं तो उसमें जब नीजियन, सेला और आर्टिकुलर को आप ज्वाइन कर देते हैं तो जो बीच में एंगल बनता है उसको हम सैडल एंगल बोलते हैं. एंड नॉर्मल सी बात होती है कि एक बस ऑर्थोडोंटिक्स के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि जो सैडल एंगल होता है वो कभी भी किसी भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से कभी चेंज नहीं होता. ठीक है. और वैसे अगर आप किसी भी पर्सन का सैडल एंगल अगर आप निकालते हैं, अगर वो बड़ा छोटा आता है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर बड़ा सैडल एंगल है तो इसका मतलब होता है कि मैंडिबल इज पोस्टीरियरली पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्रेनियल बेस एंड मैक्सिला. मतलब अगर किसी का सैडल एंगल बड़ा है तो उसका मतलब जो उसका मैंडिबल है वो पीछे की तरफ पोजीशनड है विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिला एंड क्रेनियल बेस. ये इसकी सिग्निफिकेंस है एंड इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड विद फंक्शनल थेरेपी. ठीक है. दूसरी चीज यहाँ पे आता है आर्टिकुलर एंगल. अगर आप वो कैसे बनाएंगे, आर्टिकुलर एंगल के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ता है सेला को, आर्टिकुलर को और गोनियन को. ठीक है. एंड इफ लार्ज इज लार्ज इफ मैंडिबल इज रिट्रोग्नेथिक बट स्मॉल इफ मैंडिबल इज प्रोग्नेथिक. ठीक है. अगर मैंडिबल पीछे होगा तो ये भी बड़ा होता है. तो दोनों में सेम चीजें होती हैं. दोनों एंगल्स तब बड़े होते हैं जब आपका मैंडिबल पोस्टीरियरली पोजीशनड होता है. उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज गोनियल एंगल. गोनियल एंगल की बात करी हुई है. गोनियल एंगल आपको पता होना चाहिए. अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको रफली बता देती हूँ कि जो हमारा मैंडिबल होता है उसका जो रेमस और जो उसका बेस, जो आपका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस जो होता है और जो नीचे बेस होता है मैंडिबल का, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज गोनियल एंगल. एंड इंक्रीज गोनियल एंगल इज सीन इन क्लास 3 मालोक्लूजन पेशेंट्स विद लार्ज गोनियल एंगल्स. फंक्शनल अप्लायंस ट्रीटमेंट आर जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. अगर आपका लार्ज गोनियल एंगल है तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि आप मत यूज करिए, फंक्शनल अप्लायंस मत यूज करिए. और ये बड़ा कब होता है, जब आपका क्लास 3 मालोक्लूजन होता है. मतलब ये बड़ा का होने का क्या मतलब है कि आपका जो रेमस और बेस के बीच में अगर काफी एंगल हो जाएगा तो आपका रेमस पीछे हो जाएगा तो आपका जो बेस है काफी आगे की तरफ होता है. दैट मीन्स कि क्लास 3 मालोक्लूजन, मैंडिबल आगे हो जाता है. ठीक है. तो ये छोटा सा एंगल्स पता होने चाहिए थे. Okay, so let's start with some of the curves. Let's talk about curve of P. हमने प्रोस्थो में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है और अपने फाइनल ईयर में भी पढ़ा होगा. जो बच्चे अभी नए हैं, सेकंड थर्ड ईयर में हैं, उनके लिए बता देती हूँ कि कर्व ऑफ P का क्या मतलब होता है. एक डायग्राम में आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, तो कर्व ऑफ P आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में. ये कस्पिड से शुरू होता है. कस्पिड का मतलब होता है जिनके पास एक कस्प हो. ठीक है. तो कैनाइन के पास एक कस्प होता है, प्रीमोलर्स में 2 कस्प होते हैं, एंटीरियर्स में कोई कस्प नहीं होते. ठीक है.
उसके बाद मोलर्स में फिर डिफरेंट टाइप के, मतलब जितने भी आपके चार कस्प हैं जो भी सीन है, तो ये कस्पिड से शुरू होता है और लास्ट मोलर तक जाता है। तो ये जो उनके कस्प की टिप्स पर टच करके बन रहा है, दिस इज कर्व ऑफ स्पी। ठीक है, यू कैन सी दिस इज कर्व ऑफ स्पी। और इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये पीछे जो कॉन्डाइल होता है उसमें से पास होकर निकल जाता है। ठीक है, अगर हम इसको फुल सर्कल बनाते हैं तो इसका डायमीटर जो होता है दैट इज अबाउट फॉर 4 इंचेस। तो ये जो एंगल है, ये जो आर्क है, ठीक है, इट इज रेफर टू एज एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर। एंटीरियर डायरेक्शन से लेके पोस्टीरियर की तरफ जाते हैं ये जो करा है। किसका कर्वेचर ऑफ ओक्लूजल सर्फेसिस, ठीक है, बिगनिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द लोअर कस्पिड एंड फॉलोइंग द cusp tips of bicuspids and molars, continuing as an arc through the condyle. It is a curve. If the curve is extended, it would form a circle of about 4 inches diameter. Curve of P in mandibular posteriors is concave. According to Andrew, a normal occlusal plane should be flat with curve of P not extending 1.5 mm. ठीक है, एंड्रू के हिसाब से उसने कहा था कि ये फ्लैट होना चाहिए, दैट शुड नॉट एक्सटेंड मतलब 1.4 mm से तो ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आगे बनना नहीं चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, आइडियल सिचुएशंस में नहीं होता है, तो कनकेव बन जाता है, ये फ्लैट नहीं बनता। तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए, दैट इज कर्व स्पीड। काफी सारी मेजरमेंट्स और काफी सारे कर्वेचर्स के लिए यूज किया जाता है, प्रोस्टो में काफी यूज है इसका। कर्व विल्सन की अगर हम बात करें तो दिस इज द कर्व दैट कॉन्टैक्ट्स द बक्कल एंड लिंगुअल कस्प टिप्स। ठीक है, मैं पहले आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज कर्व ऑफ विल्सन। इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए लोअर मोलर्स में अगर आप देखें तो उनके कस्प टिप से टच करके, ठीक है, और फिर उसके बाद अपोजिट, सेम आर्च के अपोजिट साइड में से ये निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किस टाइप का कर्व हो गया ये, अगर आप इसको पढ़ें, सो दिस इज अ कर्व दैट कॉन्टैक्ट्स दी बक्कल एंड लिंगुअल कस्प टिप्स। ठीक है, दोनों कस्प टिप्स को आपने जोड़ा, बक्कल लिंगुअल को जोड़ा मैंडिबुलर टीथ के, और आप उसको ले गए और अपोजिट साइड ऑफ सेम आर्ट, सेम जो जॉ है आपका, ठीक है, आप उसमें अपोजिट साइड से भी नेक्स्ट जो मोलर है उसके भी बक्कल लिंगुअल से अगर निकाल के ले गए तो ये जो क्रॉस आर्च बनी है दैट इज योर कर्व विल्सन। सो इट इज अ क्रॉस आर्च, क्रॉस टूथ curve indicating the height difference between supporting and non-supporting cusps in occlusion. बेसिकली काम इसका ये होता है कि आपको डिफरेंस बताना सपोर्टिव और नॉन सपोर्टिव कस्प्स, उनकी जो हाइट का डिफरेंस है। ठीक है, lingual inclinations of mandibular molars is the basis for the curve of Wilson. That is a curvature for the mandibular teeth that is concave and that for the maxillary teeth is convex. मतलब क्या है इसके कहने का, अगर आप इसको देखो तो ये जो हमारे जो मैंडिबुला होते हैं वो थोड़ा सा लिंगुअली टिल्टेड होते हैं इन कंपैरिजन टू मैक्सिला, वो थोड़ा सा लेबली टिल्टेड होते हैं। तो उसकी वजह से जो मैंडिबल का जो कर्व बनता है वो हमेशा कनकीव बनता है, और मैक्सिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनका कन्वेक्स बनता है। ठीक है, नेक्स्ट come to another one which is curve of monsoon. Monsoon connected the curve of P and curve of Wilson and suggested that the mandibular arc is adapted itself to curve segment of a sphere of 4 inch radius. ठीक है, इन्होंने क्या किया, मॉनसून जी ने कर्व ऑफ पी ऑफ कर्व ऑफ विल्सन को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इन्होंने बताया, इस हिसाब से जोड़ा और कहा एक स्फीयर बनता है जिसका 4 इंच का रेडियस होता है, मतलब 8 इंच का डायमीटर होता है। तो इन्होंने दोनों कंसेप्ट को मिला दिया और कर्व मॉनसून बन गया। ठीक है, इस हिसाब से उनका जो सेंटर होता है वो ग्लैबुला पर होता है, और वहां से इनका जो रेडियस होता है वो 4 इंच होता है। ठीक है, नेक्स्ट is our it's the Bennett classification. ठीक है, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। और बेनेट ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो
एबनॉर्मल पोजीशन, एबनॉर्मल फॉर्मेशन के बारे में दी थी। मतलब फर्स्ट क्लास में उसने बताया था कि एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ वन और मोर टीथ ड्यू टू लोकल कॉजेस। अगर एक दांत या एक से ज्यादा दांत अगर लोकल कॉज की वजह से उनकी पोजीशन अगर खराब हो जाती है तो वो बेनेट वन क्लासिफिकेशन क्लास वन में आता है। क्लास टू में क्या होता है कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ ईदर आर्च ड्यू टू एलिमेंटल डिफेक्ट्स। अगर एक पार्ट या पूरी की पूरी एक आर्च गलत बन जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स की वजह से, तो दैट इज क्लास टू। क्लास थ्री में उसने बोला था abnormal relationship between upper lower arches and between the either arch and a facial contour। या तो आपस दोनों ऊपर नीचे की आर्चेस में कोई प्रॉब्लम है, उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी एक आर्च और फेशियल कॉन्टूर में अगर प्रॉब्लम है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स की वजह से, तो वो बेनेट क्लास थ्री में आता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी क्लासिफिकेशन आती है वो इंसाइजर्स की क्लासिफिकेशन आती है। आपस में इंसाइजर्स कैसे लिंक्ड होते हैं, तो अगर इंसाइजर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, तो उनके हिसाब से जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस हिसाब से होती है। क्लास वन में क्या होता है कि जो हमारा लोअर इंसाइजर का इंसाइजर एज होता है वो सिंगुलम के, जो हमारे अपर एंटीरियर्स के जो सिंगुलम होता है उसके एंटीरियर रहता है, दैट इज क्लास वन। जब हमारा लोअर इंसाइजर का एज अपर इंसाइजर के सिंगुलम के पोस्टीरियर हो जाता है तो वो क्लास टू में आ जाता है। अब डिव वन डिव टू के हिसाब से क्या होता है कि अगर जो अपर इंसाइजर है, ठीक है, वो प्रोक्लाइंड है दैट इज डिव वन, अगर वो रिट्रोक्लाइंड है दैट डिव टू। लेकिन हमारा लोअर इंसाइजर का जो एज है वो हमेशा सिंगुलम के पोस्टीरियर ही रहेगा। क्लास थ्री में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, हमारा लोअर इंसाइजर आगे की तरफ आ जाता है, उसका जो एज होता है वो एंटीरियर टू द इंसाइजर एज ऑफ अपर इंसाइजर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इंसाइजर की क्लासिफिकेशन थी। दैट इज द सेम थिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज कैनाइन रिलेशनशिप्स। कैनाइन रिलेशनशिप भी आपको दिखा देते हैं। इस हिसाब से कैनाइन रिलेशनशिप होता है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, पहली स्टेटमेंट जो क्लास वन है उसमें आपको याद रखना है कि अगर हमारा जो लोअर कैनाइन है उसका जो डिस्टल एज है जब वो ओवरलैप होता है मीजल एज ऑफ अपर कैनाइन से, तो वो क्लास वन होता है। बस ये चीज याद रखो आप, उससे आप रिलेट कर सकते हो। क्लास टू में क्या होगा, यही चीज उल्टी हो जाएगी, आपके लोअर का मीजल एस्पेक्ट जब ओवरलैप करेगा डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ अपर कैनाइन से तो वो क्लास टू हो जाएगा। और क्लास थ्री में ओवरलैपिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, हमारा लोअर वाला जो है, ठीक है, वो आगे रहेगा और कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये जो चीज है दैट इज द कैनाइन रिलेशनशिप, सेम एज इट इज यहाँ पे है। मीजल इंक्लाइन ऑफ अपर कैनाइन ओवरलैप्स द डिस्टल maxillary arches। क्लास टू में है maxillary arches placed forward and distal incline of upper contact। ठीक है, उसके बाद क्लास थ्री में यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर कैनाइन इज प्लेस्ड फॉरवर्ड टू द अपर कैनाइन एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग। तो ये नॉर्म वही चीज है जो मैंने आपको बताई। अब हम बहुत सारे इंडाइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। मालोक्लूजन इंडाइसिस, HLD इंडेक्स और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो HLD होता है वो हैंडीकैपिंग लेबियो लिंगुअल डेविएशन इंडेक्स होता है। इट सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स विद सीवियर मालोक्लूजन एंड डेंटोफेशियल एबनॉर्मैलिटीज। बहुत ज्यादा अगर मालोक्लूजन है या डेंटोफेशियल एबनॉर्मैलिटीज हैं तो इसके अंदर आती हैं, HLD के अंदर। परमानेंट डेंटिशन ही इसमें अप्लाई होती है। और फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक इंडेक्स डिजाइन टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ प्रोग्राम प्लानर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो सीवियर मालोक्लूजन है, फेशियल डेंटोफेशियल एबनॉर्मैलिटीज है, दूसरा परमानेंट डेंटिशन है, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ प्रोग्राम प्लानर्स। फिर आता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्रायोरिटी इंडेक्स। तो प्रायोरिटी इसके हिसाब से एस्टिमेट्स सीवियरिटी, तो कितना सीवियर है उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं। सर्व्स एज अ गाइड फॉर एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेज ऑफ पॉपुलेशन। ये जो मेन चीज होती है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्रायोरिटी इंडेक्स में, हम एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेज का एक गाइड हिसाब के हिसाब से हेल्प करता है।
फिर आता है इंडेक्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नीड्स, जिसको हम IOTN बोलते हैं। इट मेजर्स द ट्रीटमेंट नीड, कि कितनी जरूरत है ट्रीटमेंट की या नहीं है। एंड लास्ट इज पीयर असेसमेंट रेटिंग इंडेक्स, जिसमें कि हम ट्रीटमेंट आउटकम के बारे में बात करते हैं कि क्या आउटकम आएगा, कितना आउटकम आएगा। सो दैट इज योर पीयर असेसमेंट। फिर थोड़ी सी जर्नल इन्फॉर्मेशन है कि डायग्नोस्टिक सेटअप जो सबसे पहला था वो केसलिंग ने प्रोवाइड किया था। डायग्नोस्टिक सेटअप इज कॉमनली यूज फुल विद बैग नहीं चाहिए। बैक टेक्निक क्या होती है। केसलिंग ने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस करे थे ऑर्थोडोंटिक्स में। इसने डायग्नोस्टिक सेटअप बनाया था, स्प्रिंग सेपरेटर दिया था, टूथ पोजिशनर दिया था और रैप अराउंड रिटेनर भी दिया था। मैं आपको इन सब की फोटोज पॉसिबल है तो दिखाती हूँ। ये इस हिसाब से डायग्नोस्टिक सेटअप दिया था इसने, कास्ट बनाई थी और उसके हिसाब से इसने ऐसे कोशिश करी थी कि किसी को मतलब प्रॉब्लम डायग्नोस करने के लिए इस कास्ट पे पहले टेस्ट करके देखता था वो। उसके बाद इसने ये बनाया था अपना स्प्रिंग सेपरेटर बनाया था, केसलिंग स्प्रिंग सेपरेटर है ये। उसके बाद इसने अपना ही ये टूथ पोजिशनर दिया था केसलिंग ने। फिर उसके बाद केसलिंग ने रैप अराउंड रिटेनर दिया था इस हिसाब से। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब केसलिंग ने दी थी। तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इनका ऑर्थोडोंटिक्स में। उसके बाद हम एक टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी टाइप की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, इस टाइप का एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम मसल्स में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो कैंसियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ मसल्स। मसल के एक्शन के दौरान क्या मूवमेंट हो रही है वो कैंसियोलॉजी से पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी इसको किसी भी चीज से जोड़ के याद रख सकते हैं कि कैंसियोलॉजी मतलब मूवमेंट बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। विजुअल ट्रीटमेंट नीड ऑब्जेक्टिव हेल्प करता है हमको रियलाइज करने, मतलब हम दिखाते हैं बंदे को कि भी किस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट, ऐसे उसको विजुअली दिखाते हैं कि देखिए आपका ट्रीटमेंट जब होगा तो इस हिसाब से हम टूथ पोजिशनिंग करेंगे, ये टूथ यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और आपका फाइनल एस्थेटिक्स ऐसे दिखेगा। So that really helps and motivates the patient by making the patient to realize the need as well as the aesthetic improvement. ठीक है, तो that is your visual treatment objective. Vogel गेस्ट मतलब जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रॉपर आप देख लीजिएगा। Is the inhibited growth of mandible due to ankylosis of TMJ, which may be due to developmental defects or due to trauma at birth. बर्थ के टाइम पे अगर कोई ट्रॉमा या फिर कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स की वजह से जब टीएमजे में एनकालोसिस हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल हड्डी में मिल जाता है उसका जो कॉन्डाइल है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मैंडिबल होता है वो ग्रो नहीं कर पाता। दैट इज द वोगल गैलेज। उसके बाद हम फिजियोप्रिंट की बात कर रहे हैं। इज एनालॉगस टू फिंगरप्रिंट and the purpose of fingerprint is to obtain the 3D pictures of face, and it helps in distinguishing one face from other as the contour and dimensions of no two faces are alike. इसकी फोटो है मेरे पास। इस हिसाब से होता है, 3D प्रिंट्स होते हैं आपके बेसिकली फेस के 3D प्रिंट्स निकालने के लिए यूज करते हैं। इट्स सेम एज लाइक फिंगरप्रिंट, क्योंकि किसी भी फेस का जो कॉन्टूर्स होते हैं, फेशियल कॉन्टूर्स, वो सेम नहीं होते। सो दिस इज जस्ट लाइक द फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स भी किसी के सेम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास काफी सारे ये जो है एनालिसिस और मॉडल एनालिसिस हैं मैक्सिलरी आर्च के, मैंडिबुलर आर्च के, दोनों आर्चेस के, फिर मिक्स डेंटिशन के। तो ये मैंने काफी सारे डायग्राम्स है मेरे पास इनके। पहले हम पॉन्ड्स इंडेक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो पॉन्ड्स इंडेक्स का जो मेन आपको पता होना चाहिए, जो भी मेन चीजें होती हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमल प्रीमोलर मोलर डिस्टेंस एंड द मेजर्ड प्रीमोलर मोलर डिस्टेंस इज लेस। बेसिकली ये डील कर रहा है आपकी मैक्सिलरी आर्च में और ये आपके प्रीमोलर और मोलर डिस्टेंसेस के बीच में इनका कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सपेंशन आपको कब करवानी है, जब लेस देन 5 mm का डिफरेंस हो। जब ज्यादा हो, 8 mm से भी ज्यादा हो तो आपको एक्सट्रैक्शन करवा देनी है। और 5 और 8 के बीच में अगर है, जैसे कि 6 है, 7 है, तो आपको बॉर्डर लाइन केस लेके चलना है। तो पॉन्ड्स इंडेक्स इस चीज के बारे में बताता है। फिर मैक्सिलरी में ही हमारे पास एक लिंडर हार्ट एनालिसिस आता है जो मैक्सिलरी आर्च में यूज करते हैं।
It is very similar to Pond's, and he made variation in the formula to determine the calculated premolar and molar values. थोड़ा सा उसने formula में change किया था और ये formula दिया था हमें. Calculated premolar value होती है हमारा standard जो distance होता है into 100/85 और calculated molar value होती है SI into 100/64. तो ये लिंडर हार्डनेस same as like Pond's but थोड़ा सा difference. फिर का हमारे पास आता है कॉकर्स इंडेक्स, कॉकर्स एनालिसिस. ये भी हम मैक्सिलरी आर्च में परफॉर्म करते हैं. इट इज आल्सो सिमिलर टू पॉन्स. ओनली डिफरेंस इज दैट इट मेक्स द यूज ऑफ लिंडर-हार्ट फॉर्मूला टू डिटरमाइन द आइडियल विड्थ इन द प्रीमोलर एंड मोलर रीजन. ये लिंडर-हार्ट का फॉर्मूला यूज करता है. ठीक है. सो हमारे पास पॉन्ड्स हो गया, लिंडर हार्ट, कॉकर एंड लास्ट में आता है आर्च पैरामीटर. आर्च पैरामीटर हम यूज करते हैं मैक्सिला में. एंड दिस एनालिसिस हेल्प्स अस टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बेसल बोन एंड द टूथ मटेरियल. टूथ मटेरियल और बेसल बोन, कितनी बेसल बोन है, कहीं बेसल बोन कम है, ज्यादा है, टूथ मटेरियल ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट करती है ये. एंड सॉफ्टवेयर इज कॉन्टूर्ड from the mesobuccal line angle of molar and pass along the contacts of premolars through the incisive papillas on an imaginary repositioned arch. ठीक है. अगर tooth material required, tooth material space required, arch parameter space available. arch parameter का मतलब होता है कितना space available है और tooth material होता है कितना space आपने चाहिए आपको. तो जो डिफरेंस अगर बच जाएगा वो एक्स्ट्रा होता है. So this is about arch parameter that is totally different from Pond, Linderhart and Cocker. उसके बाद हमारे पास मैंडिबुलर इंडेक्स, मैंडिबुलर मॉडल एनालिसिस. मैंडिबुलर आर्च के लिए हमारे पास 5 आते हैं यहाँ पे: केरीज, एक्सॉन ऑल फादर, पेक, टोटल स्पेस एंड स्टेलेकेवर. तो ये हम देख लेते हैं. सबसे पहले आता है केरीज इंडेक्स. Arch length tooth material discrepancy is the main cause for most small occlusions and can be calculated with the help of Cary's index. ये आपको arch length और material discrepancy के बारे में tooth material सॉरी arch length और tooth material की कितना arch है, कितना tooth material, बेसिकली जो arch पैरामीटर था हमारा ऑलमोस्ट वैसे सही है, उनके बीच की डिस्क्रिपेंसी का बताता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो हिग्सन ऑल फादर है उसमें ये ओरिजिनल recursion was obtained from the measurements of the tooth on the left hand side of the arch in each subject, whereas the revised equation was derived from the means of measurements taken from both right and left. Okay. Higson all father method for the mandibular arch. इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो करा था 41 चिल्ड्रंस पे किया था. ये थोड़ा सा इनका एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया हुआ है. Higson all father. It's also just like same like Cary's and it's for the mandibular arch. Next is Peck index. Determine the presence or absence of lower incisor crowding. Peck different है. Lower incisor की crowding पे based है ये and related to the shape of lower anteriors. ठीक है. It is based on the findings that individuals with ideal incisor arrangement had similar mesodistal widths and larger labialingual widths than the persons with crowding. Then we have total space analysis. Measurement of the mandibular incisors width on the cast were added to the values obtained from the radiographic measurements. यहाँ पे radiographs का use किया गया है और mandibular incisors की width on the casts पे इन्होंने डिस्कस करा हुआ है. Then we have last Stanley-Kaber. From the cast on one side measures the mesodistal widths of the permanent mandibular central and lateral. And from the periapical radiographs measure the mesodistal widths of the unerupted first and second premolar and total mesodistal widths of the 4 teeth. Compare the measured value to the estimated tooth size. ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने प्रीमोलर्स का भी यूज किया हुआ है और सेंट्रल और लेटरल इंसाइजेस भी यूज हैं और रेडियोग्राफ्स भी यूज हैं. ठीक है. तो ये सारे के सारे हमारे मैंडिबुलर से रिलेटेड थे. उसके बाद हमारे पास आते हैं मिक्स्ड. ठीक है. मिक्स्ड के लिए हमारे पास एक बोल्टन आता है और एक एशले हो आता है. एक बोल्टन आता है और एक एशले हो आता है. ये बोल्टन है. बोल्टन एनालिसिस बीइंग डिजाइन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन दैट टूथ साइज वाज इंपॉर्टेंट टू आइडियल. इन्होंने बेसिकली टूथ साइज पे एम्फसाइज किया था कि ये इंपॉर्टेंट होता है एक आइडियल ओक्लूजन के लिए. अगर साइज में प्रॉब्लम आती है तो ओक्लूजन में प्रॉब्लम आती है.
और फिर एशले हो ने हमें बेसिकली फॉर्मूले दिए थे प्रीमोलर बेसल आर्च विड्थ कितनी परसेंटेज अगर हम निकालें तो प्रीमोलर बेसल आर्च विड्थ इनटू 100 बाय टोटल टूथ मटेरियल, और अगर रेशियो लेस देन 37 होती है तो एक्सट्रैक्शन करते हैं, और अगर 37 से 44 के बीच में होते हैं तो बॉर्डर लाइन केस होता है, 44 से ज्यादा होती है तो कोई एक्सट्रैक्शन नहीं करते। ठीक है, तो ये एशले हो ने हमें दिया था। ठीक है, ये 2-3 एनालिसिस और हैं, मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद मिक्स डेंटेशन के लिए हमारे पास हकाबा, एक्सोनोल फादर, नैंस कैरीज, मोलर, टनाका जॉनसन और टोटल स्पेस। बाकी सारे जितने एनालिसिस मैंने आपको बताए ये सब रिपीट होते रहेंगे डिफरेंट केसेस के लिए। तो मैं आपको 4 एनालिसिस और बताती हूँ। एक होता है हकाबा इनलेक्स एनालिसिस। Here both study cast and radiographs were used for determining the width of unerupted tooth। ठीक है, ये unerupted tooth के लिए है। And with any type of radiograph it is necessary to compensate for enlargement of radiographic image, and this can be done by measuring an object that can be seen both in radiograph and the cast। मतलब आपको compensate करना पड़ेगा for the enlargement, क्योंकि radiographic images में enlargement हो जाती है, तो उस चीज को compensate करने के लिए आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट मेजर करना पड़ेगा जो रेडियोग्राफ पे भी हो, जो कास्ट पे भी हो। सो दैट इज अबाउट दिस फॉर अनइरप्टेड टूथ के लिए जो एनालिसिस दिया गया था हकाबा के द्वारा। फिर नैंस केरी ने एनालिसिस सिमिलर टू आर्च पेरीमीटर दिया था फॉर द परमानेंटेशन। ठीक है, तो आर्च पेरीमीटर मैक्सिलरी कास्ट के लिए था, नैंस केरी का सेम है जस्ट फॉर द मिक्स्ड इज सेम टू दिस, बस किसके लिए दिया हुआ है, मिक्स डेंटेशन के लिए। Moyer mixed dentition analysis जो था that measures the width of each of 4 permanent mandibular incisors and total mesodistal width of mandibular incisors जो निकालता था using prediction chart for space available in the mandibular arch, locate the values close to the sum of the 4। तो ये जो lower 4 molars की जो width है उनको मेजर करके कितना स्पेस अवेलेबल है उनके लिए, कितना नहीं है, उस पे बेस्ड है मोयर। एंड लास्ट इज टनाका जॉनसन विच इज बेस्ड, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि 1/2 ऑफ मेसोडिस्टल विड्थ ऑफ लोअर 4 इंसाइजेस जो हैं, अगर आप उसमें 10.5 mm ऐड कर देते हैं तो आपके लिए एस्टिमेटेड विड्थ ऑफ मैंडिबुलर केनाइन एंड प्रीमोलर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें 11 ऐड करते हैं 11 mm तो आपके पास विड्थ ऑफ केनाइन एंड प्रीमोलर फॉर मैक्सिलरी आर्च आ जाएगा। सो दैट इज टनाका जॉनसन। तो ये जो सारे एनालिसिस हैं ये रिपीट होते रहेंगे इस पूरी की पूरी टेबल में। डिफरेंट ये सारे एनालिसिस रिपीट हो रहे हैं, कोई मिक्स डेंटेशन के लिए यूज हो रहा है, कोई प्रिडिक्शन ऑफ टूथ साइज के लिए। बेस्ट प्रिडिक्शन ऑफ टूथ साइज के लिए हम स्टैनले केबर को यूज कर रहे हैं। Analysis which says that malocclusion occurs as a result of discrepancy between arch length and tooth material, that is caries and arch parameter। ठीक है, arch length और tooth material के लिए। फिर crowding is due to deficiency in arch width rather than arch length। तो arch width पे किसने emphasize किया था, एशले हो ने। And abnormalities are due to abnormalities in tooth size, वो बोल्टन का था। So that is all same। And ये सारे एनालिसिस आपको थोड़े मैंने ब्रीफ बताया, आप प्रॉपर जाके भी देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टेबल डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and please subscribe so that you will get notified at every time when I will release a video. Thank you.